जब बच्चा छोटा होता है, जब उसकी माँ उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करती है, तो साथ साथ एक बात दोहराती जाती है, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके सपने और माता पिता के सपनों के बीच में एक कशमकश छिड़ जाती है। कभी वो सपने पूरे हो जाते हैं, कभी नहीं भी हो पाते हैं। लेकिन जो सपने पूरे कर पाते हैं, उनमें से कुछ ही लोग होते हैं। आज हमारे साथ यशपाल यादव जी हैं, जो निगम कमिश्नर रहे हैं फरीदाबाद के। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि वो उनका सपना था, माता पिता का सपना था, या एक इत्तेफाक था। मेरा अपना सपना तो आर्मी में जाने का था और वो मैंने कोशिश की। 1996 के अंदर मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, एसएसबी के लिए गया, लेकिन वहाँ जो 5 डेज़ उनका इंटरव्यू टाइप होता है पूरा, तो उसमें सक्सेसफुल मैं नहीं हुआ। और तो मेरा सपना तो एक्चुअल में अधूरा रहा, बट परिवार की तरफ से ये था कि वो सब चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, और इस वजह से मैं शायद इस तरफ आ सका। जो सपना आपका अधूरा रहा, लेकिन आप कमिश्नर बने। हम आपको जब जान पाए तो आप फरीदाबाद में आए, तभी जान पाए। एक सुबह जब मैं बाहर निकला घर से, तो सड़कें एकदम साफ, कोई भीड़ नहीं, जो खचाखच भरा होता था सड़कों का माहौल। मुझे लगा आज छुट्टी है, इसलिए कोई नहीं आया, या कोई विजिट है मिनिस्टर की जो इस वजह से खाली हुआ पड़ा है। लेकिन पता चला कि कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि कोई दुकान से सामान बाहर नहीं निकालेगा। आपका एक प्रयास था कि दुकानदारों की वजह से जो प्रॉब्लम्स राहगीरों को, एम्बुलेंस को या ऑफिस जाने वालों को होती थी, वो ना हो। लेकिन जैसे कि आपका एक सपना अधूरा रह गया था, ये भी शायद सपना आपका अधूरा रह गया। ये निश्चित तौर पे सपना था। और 2021 में अगस्त के महीने में मैंने डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद से मेरा स्थानांतरण हुआ, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर के तौर पर। और अगस्त के महीने से लेकर हमने नवंबर के महीने तक लोगों को इसमें जोड़ा था, जो स्वयंसेवक थे, इसके अंदर बहुत सारे एनजीओज शामिल थे, इसके अंदर सिविक सोसाइटी के लोग शामिल थे, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स, कर्मचारी शामिल थे। इन सब को मिलाकर हमने एक डिटेल्ड प्रोग्राम बनाया था, जिसमें इन सब लोगों को ट्रेनिंग की गई। इन सब लोगों को 40 वार्ड के अंदर टीम्स के रूप में बनाया गया। वार्ड कमेटी कंस्टिट्यूट की गई। वार्ड कमेटी के अंदर आरडब्ल्यूएस, बाकी सब लोगों को शामिल किया। उसके बाद में शहर के अंदर एक मैसिव आईईसी कैंपेन हमने किया। और नवंबर एंड में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जब 5 दिसंबर 2021 वो तारीख थी, जब अब लगभग 5 महीने की बहुत बड़ी तैयारी के बाद हमने ये कैंपेन शुरू किया था। और 31 दिसंबर, याद है ना, एक कैंपेन हमने चलाया था। 31 दिसंबर तक इस शहर के सभी दुकानदारों ने हमारी प्रार्थना पर, और जो वार्ड कमेटीज बनी थी उन लोगों के रिक्वेस्ट पर, खुद ब खुद लोगों ने एनक्रोचमेंट हटाई, बाहर जो कुछ बना रखा था उसको तोड़ा और अपने सामान को उठाकर दुकानों के अंदर डाल लिया। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 वो महीने थे, दिसंबर 2021 और जनवरी फरवरी 2022, जब इस शहर के अंदर कहीं पर भी एनक्रोचमेंट रोड्स के ऊपर नहीं था, लोगों ने अंदर सामान रख लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद एक छोटा सा इसमें दिक्कत आई। मैं खुद 1 महीने के लिए इलेक्शन ड्यूटी लगी, उत्तर प्रदेश चला गया। थोड़ा सा एक थर्ड वेव कोविड की आई, जिसकी वजह से हमारा काम हिट हुआ। और
उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स जो होते थे उनको हमें सेटल करना था, वो हम नहीं कर पाए। तो उसके बाद में इसमें दिक्कतें आईं और अनफॉर्चुनेटली जो अच्छा काम लोगों की मदद से हो पाया था वो भी लैप्स हुआ। और हमने सेकंड टाइम दोबारा से स्ट्रीट वेंडर्स को सबको सेटल करने के लिए इस पूरे शहर के अंदर एक 100+ साइट्स आइडेंटिफाई की, जहाँ पर इन स्ट्रीट वेंडर्स को ले जाकर बैठाना था ताकि ये लोग सड़कों के ऊपर ना रहें, ताकि लोग रोड को बिल्कुल क्लियर छोड़ दें, सिर्फ ट्रैफिक के लिए यूज़ हो। और वो डिटेल प्रोग्राम हम चेकआउट करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने की स्टेज पे जब आए तो उसमें कुछ दिक्कतें और भी आई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इंटरनल प्रॉब्लम से जूझना पड़ा, बहुत सारी इंक्वायरीज पुराने जो केसेस पड़े हुए थे उसमें ऑफिसर्स को यहाँ भुगतनी पड़ रही थी, उसकी वजह से डाइवर्जन थोड़ा हुआ। और 1 सितंबर से हमने सोचा था इसको हम दोबारा से शुरू करेंगे और इस बार हम उसको पूरा करेंगे। तब तक मुझे डिप्टी कमिश्नर रोहतक के तौर पर स्थानांतरण मेरा हो गया था, तो मैं चला गया। अब जो वर्तमान में कमिश्नर साहब हैं उन्होंने दोबारा से जो मास्टर ट्रेनर्स हमारे थे और जो बाकी टीम थी उनके साथ में मिलकर वो शायद इस काम को पूरा कर पाएंगे। सर, एक समस्या हमेशा रहती है कि जो हमारी सड़कें हैं उनको साफ रखना, साफ सफाई, स्वच्छ पानी देना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आज के दिन फरीदाबाद शहर की बात करें तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी नगर निगम फरीदाबाद की है। जब हम 5 महीने तक इसके ऊपर काम कर रहे थे तो जो प्रॉब्लम सामने आई कि क्यों हमारे रोड टूटे हुए हैं, क्यों हमारा पानी खराब सप्लाई हो रहा है, क्यों हमारे सीवर लाइंस में दिक्कतें हैं, क्यों हमारा जो बारिशें जब होती हैं तो शहर डूबता है, ये सब चीज़ें जब हमने मौके पर गए देखी तो मैंने इससे पहले लगभग सभी वार्ड्स का खुद दौरा किया, मुआयना किया, ये जानने के लिए कि समस्या क्या है और उसका निराकरण क्या होना चाहिए। लोगों से बातें की, मोटे तौर पर बात ये समझ में आई कि इस शहर का स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो बरसाती नाले हैं उनको लोगों ने कब्जा कर लिया है, जगह जगह उनके ऊपर मकान, दुकान या रेहड़ियाँ लगा दी हैं। जो गंदगी लोग निकाल रहे थे घरों से या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से, उनको उठाकर नालों के अंदर डालने लग रहे हैं। आपको नारियल उसमें तैरते हुए मिल जाएंगे, आपको प्लास्टिक उसके अंदर तैरता हुआ। इसके अलावा सीवर लाइंस जो हमारी थी वो जहाँ भी ब्लॉक हो गई उसको उठा के उन्होंने स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर खुला छोड़ दिया। सीवर के अंदर लोग गंदगी डालने लग रहे हैं। मुझे ये याद आता है कि हमारा जो रेलवे रोड था वो हमेशा पानी से भरा रहता था और जब मेरे पास शिकायत आई मैं उसको देखने गया तो ये पाया गया कि उस तरफ से जो सीवर लाइन थी वो ब्लॉक हो रखी थी। उसकी जब हमने सफाई करवाई बकेट टाइप मशीन से तो उसके अंदर से इतना कचरा निकला कि उससे आप ट्रक भर सकते हो 50 मीटर की लेंथ के अंदर, और उसमें दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मौजूद नहीं थी। हर चीज़ लोगों ने सीवर के अंदर डाल रखी है। लोगों ने डेयरीज खोल रखी हैं, उसका गोबर घोलते हैं, सीवर के अंदर डाल देते हैं तो जमेगा उसके अंदर। तो समस्या ये सामने आई कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन पे कब्जे हो गए हैं या उसमें गंदगी डाल रहे हैं, सीवर लाइन के अंदर गंदगी डाल रहे हैं, तो पानी निकलता नहीं है। बारिशें जैसे होती हैं तो पानी और एडिशन आता है तो वो रोड के ऊपर खड़ा होता है, उससे रोड्स टूटती हैं और फिर सारे साल उसके अंदर धूल उड़ती है तो पॉल्यूशन उससे जनरेट हो रहा था। तो इसका मेन कारण ये था कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था टाउन का वो अच्छा नहीं था। इसलिए हमने सबसे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बेटर करने की तरफ ध्यान दिया और हमारे पास व्हीकल्स की कमेटी, उस व्हीकल्स को पूरा हमने किया, कैलकुलेशंस की कि एक वार्ड में कितने टोटल घर हैं, उन घरों तक पहुंचने के लिए कितने व्हीकल, हर रोज़ पहुंचने के लिए कितने व्हीकल, कितनी मैन पावर चाहिए, उतने लोग उतने व्हीकल्स हमने प्रोवाइड करवाए। और फिर ये कोशिश की कि हर घर से कचरा, हर दुकान से, हर रेहड़ी से हम खुद उठाएं ताकि लोगों को फेंकना नहीं पड़े। ऐसा करके नया कूड़ा उसमें ऐड नहीं होगा। और फिर उसके बाद में हमने पुराने कूड़े को उठाना शुरू किया खुद, और उस पुराने कूड़े को उठाकर हम शहर के बाहर लेकर गए। लोगों को चालान करने की भी एक प्रक्रिया शुरू करेगी। इसी तरह से जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल होता है जिसको हम कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट समझते हैं, उसका टेंडर किया गया, उसका एक प्लांट लगाया गया। यहाँ रिवाजपुर गांव है फरीदाबाद को, उसमें एक प्लांट लगा। उसको कलेक्शन का एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की ताकि घरों से सीधा उठा के उसको वहाँ ले जाएं, लोगों को फेंकना नहीं पड़े। प्लास्टिक मुक्त करने के लिए स्कूल से मिलकर एक बड़ा कैंपेन हमने
किया। तो ये काम करने की एक शुरुआत की कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम ढंग से करें ताकि लोग इसमें डंप ना करें। तो एक ये महत्वपूर्ण काम किया गया ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर इसका सॉल्यूशन मिल सके। इसके साथ साथ हर वार्ड के अंदर व्यक्तिगत तौर पर जाकर उसके जेई को ये कहा गया कि वार्ड की सीवर लाइन का, स्टॉर्म वाटर लाइन का, पानी जो पोर्टेबल वाटर होती है उसकी लाइन का, रोड का और स्ट्रीट लाइट का, इनकी डिटेल्स उनसे तैयार करवाई। इसके अलावा कॉरपोरेशन के कितने असेट्स उस वार्ड में है उसकी डिटेल्स तैयार करवाई। फिर उसको जिम्मेदारी दी गई कि इसमें ये बताइए कि बोटलनेक कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे कब्जे हैं, कहाँ पे सफाई होनी है। उसके ऊपर हमने बड़े लेवल के ऊपर काम करना शुरू किया कि एनक्रोचमेंट रिमूवल उसमें करें, और उस दौरान काफ़ी रिमूवल हमने वहाँ पे की। साथ ही एक वेबकोस बड़ी कंपनी है, उसको हमने ये काम दिया कि आप पूरे शहर का एक मास्टर प्लान सीवर का, स्टॉर्म वाटर का बना के दीजिए, ताकि जो पार्ट्स में हम बनाते हैं जिससे हमें पता नहीं होता कि परमानेंट सोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हो सके। वो हमने स्कीम तैयार करवा के 1 महीने पहले लगभग उन्होंने हमारे को दी थी। उसके ऊपर अब नगर निगम आगे काम करेगा। तो इन सब चीज़ों को हमने बारीकी से देख के, समझ के और लोगों के साथ में बैठ कर, क्योंकि ये पब्लिक की भागीदारी के साथ में काम हम कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि नगर निगम सिर्फ अपने दम पे कर रहा हो या अकेले चुपचाप बैठ के काम कर रहा था। वार्ड कमेटीज़ के माध्यम से हर वार्ड तक हम पहुँचे, वहाँ के लोगों से हमने डिस्कशन किया, वहाँ से क्या समस्याएं हैं उनको समझा और उनके क्या समाधान है ये लोगों से डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। और एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन इस शहर ने 2 महीने लगातार देखा, जिसको भारी जन समर्थन भी था क्योंकि लोगों का ही किया हुआ था। और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे एक उनकी साइकी के अंदर जो बदलाव आया है, जो लोग उस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहले इस काम में लगे हुए थे लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि कॉरपोरेशन उनकी मदद कर पाएगा। उन लोगों को एक भरोसा हुआ तो अब उस काम के अंदर लगे हुए हैं। और बहुत सारे जो इनबिल्ट सिस्टम्स थे जो तैयार किए गए हैं, ये लगातार जब काम करते रहेंगे तो इन गंभीर समस्याओं का समाधान अल्टीमेटली निकल पाएगा और शहर एक बेहतर शहर के तौर पर निकलेगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले पानी को लेकर रिपोर्टिंग की थी, तो मैंने जगह जगह से पानी का आज का TDS चेक किया था। तो हर जगह पर 1,500, 2,500, कहीं कहीं 5,000। नीरज शर्मा जी के घर का देखा, वहाँ 650। तो इसी को लेकर मैंने किसी पार्षद से बात की तो उन्होंने कहा कि पार्षद तो बस एक रख रखा यानी कि वॉचमैन का काम करता है, उसके पास कोई अधिकार नहीं होते, ना नालियाँ साफ़ करवाने के, ना कुछ कराने के। हमारे यहाँ क्या है कि अब से पहले एक कमिश्नर आई थी तो उन्होंने नालियाँ जो ढकी हुई थी, दुकानदारों ने, मकान वालों ने ढक दी थी, वो तुड़वा दी थी, टूट गई। दुकानदार बोले चलो अच्छा है, दोबारा बन जाएंगी। उन्होंने फिर दोबारा बना ली। बात वहीं के वहीं आ गई। मैंने खुद अपने हाथ से एक एप्लीकेशन डाली कि भाई नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं, साफ़ नहीं होती। तो निगम के कर्मचारी ने कहा कि आप लिख कर दो कि इन नालियों पर जो कब्जा किया हुआ है कि वो तोड़ी जाएं। ये सर निगम का अपना काम है या एक नागरिक कंप्लेंट करे कि तोड़ो तभी टूटेंगी? नहीं, निश्चित तौर पे नगर निगम का अपना काम है और दुर्भाग्य से इनको एक SOP जो फॉलो करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। नालियों में अगर कहीं पर भी वेस्ट जब भी जमा होता है तो उसको साफ़ करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से साफ़ करना चाहिए। और हमने जो SOP अब बनाई थी उसके अंदर ये बड़े स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि जब भी हम नालियों को, अगर किसी ने रैंप बना दिए, बाकी चीज़ें बना दी हैं, तो लोगों से जाके हमने खुद कहा कि आप खुद साफ़ करिए इसको, हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे, हमें मशीन से करना पड़ता है तो तोड़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने ये खुद भी कहा वॉलंटरीली कि हम खुद साफ़ करना चाहते हैं, आप इसको रहने दीजिए। तो लोगों ने साफ़ खुद किया। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि दिसंबर जनवरी के अंदर लोगों ने अपने घरों के सामने नालियाँ तक भी साफ़ की। और उसके बाद ये SOP भी बनाएगी जो रिकॉर्ड पे है कि जब भी हम अगर कहीं पर भी तोड़ेंगे तो हमारे को पहले प्रीकास्ट स्लैब्स तैयार करके रखनी चाहिए, और जैसे ही हम इसको साफ़ करते हैं तो उसके साथ साथ उसके ऊपर वो स्लैब्स डाल देनी चाहिए, ताकि दोबारा कभी भी हम साफ़ करना चाहें तो उस स्लैब को हटाएं, साफ़ करें, उसको दोबारा रख दें।
तो ये नगर निगम का काम है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, लेकिन लोगों ने इस काम को भी खुद ब खुद किया और नालियां तक साफ़ की और जो एनक्रोचमेंट कर रखी थी वो भी हटाई। लेकिन इसका सालाना सफाई का प्रबंध होना चाहिए। लोगों की जो गलती है, जो मैं समझता हूँ, वो दो तरह की है। जैसे नगर निगम की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ़ करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं। एनक्रोचमेंट लोगों ने कर ली है, जो कि नहीं करनी चाहिए। बरसाती नाले को और सीवर को बख्शना चाहिए। अगर ऐसा वो करते हैं तो उनको खुद को ही मुसीबतें आती हैं। जो बारिशों के दौरान या सीवर ओवरफ्लो के दौरान जो शिकायत करते हैं कि नगर निगम की नाकामी है, तो उनकी खुद की भी इसके अंदर खामी है कि वो इसको रोक कर नुकसान कर रहे हैं। दूसरा, उसके अंदर कुछ डाले नहीं, उसको क्रिमिनल एक्ट है। वैसे अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट पढ़ेंगे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर हो सकता है। तो पहले एनक्रोचमेंट ना करें और उसके अंदर कुछ फेंके नहीं। अगर ऐसा कर पाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होगी और लोगों को खुद को ही सुविधा होगी। अगर पानी नहीं भरेगा, वो ओवरफ्लो नहीं होंगी, तो वो पोर्टेबल वाटर के अंदर मिक्स भी नहीं होगा, तो पानी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये दोनों तरफ से अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर हम ठीक से करें तो इसको बेहतर किया जा सकता है। मैं बचपन से फरीदाबाद की दो समस्याएं हमेशा देखता आ रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से ना बदबूदार और गंदा पानी बहुत आता है। इसकी सुनवाई ना तो नेता करते हैं, ना कर्मचारी करते हैं। कोई कुछ बहाना, कोई कुछ बहाना। ऑन कैमरा मैंने उनको रिकॉर्ड किया है, सबके बहाने मिल जाते हैं। हर कोई, जब आदमी मकान बनाता है तो 5 सीढ़ियां चढ़ता है ऊपर मकान में घुसने के लिए, और आज के टाइम में वही 5 सीढ़ियां नीचे चला जाता है मकान। पानी तब भी भरता था सड़कों पर, पानी आज भी भरता है। इसका कोई सिस्टम नहीं है कि पानी जमा ना हो। इसकी वजह मैं मान सकता हूँ, जो सड़कें बनती हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बनती, एक प्लानिंग के साथ नहीं बनती कि 50 साल बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। वो आज का देख के भाई आज मेरा काम हो जाए, काम खत्म, आगे चाहे प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आज तक किसी ने कोई सिस्टम नहीं बनाया। तो आपने जो समस्याएं देखी, दिल्ली के अंदर जमुना का पानी आता है, उसका टीडीएस भी 100-150 के आसपास होता है। यहाँ ट्यूबवेल का पानी आता है, उसको भी वो साफ पानी तो दिखता है, लेकिन उसका टीडीएस भी 2500 होता है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी दिखाई थी। तो इसको लेकर कभी किसी सरकार ने आपको कहा कि भाई कोई ऐसा प्लान बनाइए कि जिससे हम साफ पानी भेज सकें? ग्राउंड वाटर की बात करें तो फरीदाबाद का बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है और इसी वजह से टीडीएस उसका बहुत हाई है। खारी पानी भी है। पिछले लगभग 1 साल से यमुना रिवर वाटर या कैनाल वाटर लाने का प्रयास यहाँ पर चल रहा था, और आज के दिन फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, FMDA बोलते हैं इसको, तो वो लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में ये लोग काम कर रहे हैं। तो कैनाल वाटर ही अल्टीमेटली इसका समाधान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर पॉलिसी की भी बात करें तो एक नीतिगत फैसला है कि शहरों के अंदर, गाँवों के अंदर कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई, ग्राउंड वाटर की बजाय तरजीह उसको दी जानी चाहिए और अल्टीमेटली वही उसका सॉल्यूशन है। तो फरीदाबाद में भी कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई होगी और इसके लिए ऑलरेडी प्लान काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है। ये जो जब आप फरीदाबाद आए थे तो क्या सपना लेकर आए थे कि मैं क्या क्या काम करूँगा? कि फरीदाबाद मैंने सबसे पिछले 2.5 साल में यहाँ पे रहा हूँ, तो 1.5 साल के आसपास मैं डिप्टी कमिश्नर के तौर पे काम कर रहा था। तो वो सारा टेन्योर वो था जिसमें मैक्सिमम टाइम कोविड के साथ में लड़ाई जारी थी और पूरा शहर, पूरा ज़िला उसी को लड़ने में ही मसरूफ़ रहा। 1 साल के आसपास मैंने यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर के तौर पे काम किया है और नगर निगम कमिश्नर के तौर पर मेरी प्राथमिकता सिंपली सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की थी कि अगर हम दोनों चीज़ों को, सॉलिड को, लिक्विड को, इस वेस्ट को अगर ठीक से मैनेज कर पाते हैं तो शहर को लॉन्ग टर्म रिलीफ होगा। फॉर्चुनेटली सीवेज मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर प्लांट्स
अप्रूव हो गए थे, काम चल रहा है, काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर आ गए हैं और दिसंबर 2023 तक फरीदाबाद के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि इसका जितना भी स्वेज है उसको प्रॉपरली वो ट्रीट करेगा और ट्रीट करके उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में उसको रीयूज़ करेगा और बाहर भी जहां अवेलेबल होगा इरिगेशन के लिए उसको वो प्रोवाइड करवाएगा। तो ये 2023 दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि पॉल्यूशन शहर के अंदर काफ़ी है और पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण सड़कों के ऊपर धूल, सड़कों के टूटने की वजह से और जो कच्चे एरियाज़ पड़े हुए हैं उसमें से धूल आना, ये काफ़ी बड़ा एक कारण है। तो उसको भी जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर ढंग से करने के लिए जो वार्ड कमेटीज़ बनाई गई थी, हर घर तक पहुंचने का सिस्टम क्रिएट किया गया था, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसके ऊपर बेहतर ढंग से काम होगा। इसके अलावा अल्टीमेटली एक प्लान थी कि जिसमें हम सॉलिड वेस्ट को कंपोस्ट में और कंपोस्ट से गैस में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, तो उसके ऊपर भी काम कर रहा था नगर निगम और एडवांस स्टेज के ऊपर था वो। मुझे उम्मीद है कि अगर वो सिरे चढ़ता है तो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों प्रॉपर हो पाएंगे। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट का प्लांट ऑलरेडी रिवाजपुर के अंदर लग गया है और टेंडर गया हुआ है कि उसको घर घर से उठाने के लिए एजेंसी हायर की जा रही है। तो इससे शहर के अंदर अगले 2 से 3 साल के अंदर आप देखोगे तो चीज़ें आपको थोड़ा बदलाव नज़र आएगा, बेहतर होंगी। और जिस दिन सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर हो गया तो शहर के अंदर पानी भरने की नौबत नहीं आएगी, तो रोड्स भी उतनी जल्दी नहीं टूटेंगी क्योंकि हर साल रोड के टूटने का कारण और सिर्फ ये है कि जल भराव होता है और उसकी वजह से ये टूटती हैं और फिर उसके बाद में क्योंकि रिपेयर करने में टाइम लगता है तो तब तक वो काफ़ी धूल जनरेट करती हैं और पोल्यूशन उससे होता है। तो पोल्यूशन से लड़ने के लिए भी अलग तरह से चाहे वो प्लांटेशन की बात थी या हमारी जो कैपेसिटी क्रिएट करनी होती है उसको फाइट करने की वो थी, उसके ऊपर भी काफ़ी काम कॉरपोरेशन इन दिनों कर रहा है। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होंगे चीज़ें बेहतर होंगी। तो जैसे हमारा शहर कंक्रीट से बना हुआ है, क्या सरकार ने कोई प्रोजेक्ट ऐसा चलाया हुआ है जिससे कि जो बरसात का पानी है सीधा ज़मीन में ही चला जाए, वेस्ट ही ना जाए, नालियों में ना जाए, क्योंकि ज़मीन को भी पानी चाहिए? ये अभी एक चीज़ जो हमने सोची थी जिसके ऊपर हम काम करना चाहते थे वो ये था कि हर प्लॉट में जो 180 गज से ऊपर का है उसके अंदर अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। ये कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है। अगर एचएसवीपी में एमसीएफ के तरफ से या टाउन कंट्री प्लानिंग जब भी कंप्लीशन देता है किसी भी बिल्डिंग को, घर को, तो वो ये ज़रूर देखता है कि वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो वो आपको कंप्लीशन नहीं देते हैं। बहुत सारे घरों के अंदर वो लगे हुए हैं बट फंक्शनल नहीं है। तो हमने एक प्लान इस बारे में बनाई थी और प्लान का हिस्सा ये था कि जहाँ पर ये लगे हुए हैं उनको हम एजेंसी हायर करें, उन एजेंसीज़ को मैंडेट दें कि वो फंक्शनल उसको पूरे साल के लिए रखे और दूसरा जहाँ नहीं लगे हुए हैं वहाँ पर उनको लगाने का मैंडेट दें। और विशेष तौर पर जो बल्क जनरेटर्स हैं किसी भी चीज़ के, उनके यहाँ पर ज़रूर जाकर लगाएं। जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ज़रूर बने और सार्वजनिक स्थानों के ऊपर बनाएं। इस शहर के अंदर नगर निगम के द्वारा लगभग 250 जगह के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगाए गए थे। उसके लिए हमने एजेंसी हायर की, उसको ये मैंडेट दिया कि आप इसको पूरे साल साफ रख के फंक्शनल रखिए ताकि जब भी बारिश हो तो वो पानी उतना नीचे चला जाए। तो ऑलरेडी उसके ऊपर एक ये सिस्टमेटिक प्लान वे में हम काम कर रहे थे और अगर इसको कंटिन्यू किया जाता है तो निश्चित तौर पे इससे चीज़ें इम्प्रूव होंगी। सर, आपके कमिश्नर रहते कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे और जो अधूरे रह गए, तो जो आप चाहेंगे कि जो आने वाले कमिश्नर हैं वो उसको पूरा करें। होता क्या है कि नया कमिश्नर आता है, वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, पुराने दब जाते हैं और इसी वजह से सारे कार्यक्रम अधूरे ही रह जाते हैं, पूरा कुछ नहीं हो पाता है। तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट आपके जो आप चाहते थे पूरे हो जाएं, वो कौन कौन से हैं? 2 चीज़ों का नाम मैं विशेष तौर पे लेना चाहूँगा क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात अगर करें तो उसमें सफिशिएंट कैपेसिटी के प्लांट्स के ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, काम शुरू हो चुका है, तो दिसंबर 23 तक कंप्लीट होगा, उसमें कोई अब दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें जो नहीं कंप्लीट हो पाई थी उसमें सबसे पहली चीज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसको हमें हर घर से सेग्रीगेटेड फॉर्म में उठाकर उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए या गैस में कन्वर्ट करना चाहिए, तो उसमें अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। और दूसरा जो
एनक्रोचमेंट फ्री फरीदाबाद की जो परिकल्पना थी हमारी वो अधूरी है, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जब हमने ये कब्जे हटाए, लोगों के सामने जब बैठे हुए थे वहाँ से हटा दिए, तो ये लोग बहुत सारे बड़ी नंबर में इकट्ठे होकर आए कि इससे हमारे जो रोज़गार है वो छिन गया है और हमारी ज़िंदगियों में दिक्कतें आ गई हैं। तो इस वजह से 100 से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स इस शहर के अलग अलग हिस्सों के अंदर हमने आइडेंटिफाई किए, ताकि क्लस्टर्स में इन लोगों को बैठा सकें, जहाँ लोग जाके इनसे सामान खरीदें तो इनको भी आजीविका मिलेगी। तो नगर निगम ने अपनी ऐसी जगहें चिन्हित की थी और उनके ऊपर ये प्लान कर रखे हैं। तो अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं और इनको वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो इनको भी बैठने की जगह मिलेगी, प्रॉपर बाज़ार वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे और शहरों से ये लोग बाहर हो जाएंगे, तो शहर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ से बच जाएंगे, तो लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। इनकी आजीविका भी चलती रहेगी और लोगों को एक साफ़ सुथरा शहर मिलेगा। और शहर के अंदर जब डिकंजेस्ट होगा, जब ट्रैफिक रुकेगा नहीं, गाड़ियाँ स्मूथली चलेंगी, तो जो पोल्यूशन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था वो भी ख़त्म होगा। तो इससे एक जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी और जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो बेहतर इससे हो पाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि काम करते हुए नगर निगम को इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपने सुना यशपाल यादव जी को। मैं बहुत छोटा था तो एक पुलिस के बड़े अफसर थे, उनका तो वो भेष बदल बदल कर आया करते थे। कभी रिक्शा वाला बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते। तो वो ये देखते थे कि मेरा स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है, और उन्होंने काफ़ी पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया। उनको दलाल साहब कहते थे, मुझे इतना ही नाम याद है, लेकिन उनका जल्दी ट्रांसफ़र हो गया। हमेशा यही होता है, कोई अच्छा काम करना शुरू करता है तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब क्यों हो जाता है ये तो समझ से बाहर है, जबकि हर अच्छा काम करने वाले को मौका देना चाहिए कि भाई आप जो प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं ये अच्छा है और आप इसको पूरा कीजिए, जबकि उसे पूरा करने का मौका नहीं दिया जाता। वो कौन लोग हैं ये आप भी जानते हैं, कौन नहीं मौका दे पाता। तो अगली बार हम अगली शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सब आए और इतनी बातें सुनी, ये सब लोगों तक जाएंगी आपके माध्यम से, तो लोगों के अंदर और जागरूकता पैदा करेंगी और जो सपने हमने साथ देखे थे उनको पूरा करने की लोगों के अंदर उत्साह आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद आपका।